सबसे पहले तो सांचिया चौपाल में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छा लग रहा है कि इस परिवार में, सांचिया चौपाल के इस परिवार में आज कुछ नए लोग भी आए हैं जो पिछले अंक में हमारे साथ नहीं थे तो इस बार हैं। और ये कम अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग जो इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे वो आज वाले अंक में नहीं, फिलहाल वो आगे हमारे साथ होंगे। तो आज अगर सबकी सहमति तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी की अध्यक्षता में आज हम लोग ट्रेड डील पर बातचीत करें। तो अब आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति चाहूंगा कि आगे संचालन के लिए और नहीं तो आगे का कार्यक्रम के लिए आज हम इस चौपाल का, जैसा भी सर ने काफी कुछ तो बता ही दिया कि इस चौपाल का मसौदा ये है कि हमारे जो तमाम लोग आज अपने तरीके से अलग अलग मंचों में अपने प्रतिरोध की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं किसी मंच पर साझा नहीं हो पा रहे हैं। मनीष जी बहुत सक्रिय हैं, जगन्नाथ जी सक्रिय हैं, राघवेंद्र जी तो मतलब पूरे बनारस का सबसे तेज कोलाहल जो है वो राघवेंद्र जी का है, और आप सब कांग्रेस के जो लोग हैं, बाकी भी मतलब तमाम लोग हैं। बहुत ताकतवर, बहुत ऊर्जावान शहर है, लेकिन विडंबना ये है कि हम साझी लड़ाई कहीं नहीं लड़ पा रहे हैं, सब अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहे हैं। तो सर के साथ ये तय हुआ कि ये कम से कम हम बौद्धिक तौर पर, मैं सर के साथ बातचीत में तय हुआ कि हम लोग जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं उन पर कम से कम साझी बातचीत किया जाए, और संभव हो तो कुछ साझे प्रतिरोध की दिशा में भी ये शहर आगे बढ़े। तो इस पर सांचिया ने जिम्मेदारी ली कि हाँ, हम लोग इस चौपाल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि शहर के तमाम अलग अलग लोग, आज चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, और तमाम जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, सब यहाँ एक साझे मंच पर कम संख्या में सही लेकिन बहुत सार्थक और ताकतवर तौर पर साथ हमारे खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी उससे पहले आज चूंकि वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे इस समय जब एक ऐसी सरकार हो जो लगातार गुलाब का, प्रेम का कत्ल करना चाहती है, तो वैलेंटाइन डे हम सबके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी शुभकामनाएं आप सबको दी जाएं, बधाइयां। आज वो दिवस है, तो इस प्रेम दिवस पर हम एक दूसरी तरफ आज देखेंगे की बात करेंगे जो सबसे बड़े संकट के तौर पर आज हमारे सामने, देश के सामने आ रहा है, जो नई व्यापार नीति अमेरिका के साथ भारत बना रहा है, जो कमोबेश जितना अब तक मैं समझ पाया हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां भी इतनी खतरनाक नहीं थी जितना ट्रेड डील की नीतियां हैं। और उससे भी बड़ा दुष्चक्र ये है कि इसका कोई प्रॉपर जो रूपरेखा है ट्रेड डील की ओपन नहीं की जा रही है। एक तरीके से एक ब्लैंक पेपर पर हमारा प्रधानमंत्री हस्ताक्षर कर रहा है, और जो चाहेगा जब चाहेगा अमेरिका मनवा लेगा। तो इस पर आज हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो पवन जी से हम इस ट्रेड डील को समझना चाहेंगे। साथियों, भारत अमेरिका ट्रेड डील को अगर हमको देखना है तो जो तत्काल तौर पर जो डील हो रही है इसके काफी पीछे जाना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ, मैं उस समय से ले जाऊंगा, 1943 में अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं उसको, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी नींव 1943 में पड़ गई थी। FAO 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ जिसके तहत विश्व बैंक की आधारशिला रख दी गई। 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना और सुरक्षा परिषद और IMA वगैरह की स्थापना हुई। 47 में भारत आजाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ही नहीं आजाद हुआ, एशिया अफ्रीका के तमाम देश आजाद हुए, जिनको कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने आजादी दे दी। दूसरा यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर और आया कि उसके पहले जो पश्चिमी साम्राज्यवाद का सरगना ब्रिटेन हुआ करता था, उसके स्थान पर उसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में चला गया। भारत आजाद हुआ, यहाँ कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, और यहाँ के जो भी सत्तासीन लोग थे उन लोगों ने एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना दिखाया जिसमें कि निश्चित अर्थव्यवस्था होगी,
यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का विकास होगा। और उन्होंने वादा किया कि हम सबकी गरीबी दूर करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया। उसके बाद 70-60 के दशक के जब भुखमरी की स्थिति आई, 67 दशक में दूसरे देशों से अनाज आयात करना पड़ा भारी तादाद में। शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा आया कि हम एक मीटिंग खाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, और जगह जगह होटल एक मीटिंग बंद कर दिए गए। वो सारी लड़ाइयां हुई। हरित क्रांति आई, यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। हरित क्रांति में जो भारत की खेती जो यहाँ के संसाधनों पर आधारित थी, यहाँ के प्राकृतिक सिंचाई या जल संसाधनों पर आधारित थी, यहाँ के खाद बीज पर आधारित थी, उसके स्थान पर हरित क्रांति ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन हमारी खेती को खाद, बीज, कीटनाशक और सिंचाई में लगने वाले तमाम तरह के जो संसाधन है, वो सारा कुछ दूसरों पर निर्भर कर दिया। बीज कहाँ से मंगाना है? पश्चिमी देशों में पैदा किए गए बीज मंगाना है। खाद कहाँ से मंगाया है? केमिकल खादों को मंगाना है, वो फैक्ट्री में उत्पादन करके। तकनीक, कीटनाशक वहां से आने हैं। तो हमारी खेती में उत्पादन तो बड़ा हरित क्रांति ने, लेकिन खेती की जो आत्मनिर्भरता थी उसको उन्होंने पर निर्भरता में बदल दिया, और सारे किसान जो है फंस गए कर्जे के जाल में। और उसके बाद किसानों की आत्महत्याओं का भी दौर शुरू हुआ। 71-72 के पहले, यानी हरित क्रांति के पहले शायद आत्महत्याएं किसानों की नहीं होती थी, सूखे से मरते थे, भुखमरी की स्थितियां आती थी। साथियों, उसके बाद हम किसानों की उपेक्षा का दौर चलता रहता है। किसान इसी, और किसानों को मतलब ये में मतभेद भी डाला जाता है कि धनी किसानों की समस्याएं हैं, गरीब किसानों की समस्याएं हैं, वो सब भी। लेकिन किसानों की समस्याओं को किसानों की समस्याओं की दृष्टि से नहीं देखा गया। 90-91 के दौर में जब रूस टूट जाता है, तो वैश्विक राजनीति में एक नया तबका, एक नया ध्रुवीकरण होता है। समाजवादी सरकार जो रूस की थी, जो भी थी, जन कल्याणकारी नीतियों के जो पक्षधर सरकारें थी, उनके लिए वो संबल हुआ करती थी। ज्यादातर जो समाजवादी या उस तरह के जो प्रगतिशील लोग होते थे, अमेरिका के विरोधी हुआ करते थे। रूस के टूटने के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां आई, एलपीजी, और इन नीतियों ने खुलेआम पर घोषणा कर दी कि अब समानता और मतलब वो क्या, आज आय की असमानता और समानता का दौर चला गया। मुझे हमको विकास करना है, विकास किसी भी कीमत पर करना है। इसके लिए इन्होंने जो विदेशी उद्योग धंधे थे उनके आने पर जो रोक लगी हुई थी, विदेशी पूंजी निवेश पर जो रोक लगी थी, सब रोक दिया। साथ ही उसी समय आप देखेंगे जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां शुरू हुई, तो राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में रथ यात्राएं निकली। समाज का भी सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण उसी समय तेजी से शुरू हुआ, ध्रुवीकरण तो पहले भी था। तो एक तरफ उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों से ध्यान हटाया गया, उस पर चर्चाएं कम हुई। दूसरी तरफ पूरे समाज को मुस्लिम, हिंदू या सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया गया। ये प्रक्रिया चलती रही और वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उसके बाद कुछ दिनों तक कांग्रेस की सरकार आई और स्थिर सरकारें आई, फिर आपकी भाजपा की सरकार पिछले 11-12 सालों में सुधार है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय आधार पर समाज के बांटने की स्थितियां अभी भी चल रही है। यानी पूरे देश में, हम तो देश नहीं पूरी दुनिया के स्तर पर देखेंगे आप, तो पहचानवाद की राजनीति चला के सबको छोटे छोटे टुकड़ों में, जाति टुकड़ों में, धार्मिक टुकड़ों में, क्षेत्रीय आधारों पर बांटने की कोशिश की गई, ताकि जो जन समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, इनके खिलाफ लोग एकजुट के होकर पहल न कर सके। जब एकजुटता की बात आएगी तो जाति, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई या अन्य आधारों पर उनको बांटने के लिए पहचानवाद की राजनीति चलाई गई। अमेरिकी ट्रेड डील को इसी संदर्भ में देखना पड़ेगा। केवल बाकी समस्याओं को अलग करके उसको आप एक रूप में देखेंगे तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। अमेरिका का जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वर्चस्व चला, जो 90 तक उसका वर्चस्व रूस से चुनौती पाता था, 90 के बाद जब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां आई, तो वो एक तरफा अपने को अब जो है विश्व का एकमात्र सरगना मानता है, जो है भी हो, और पूरे विश्व के देशों को वो अपने हिसाब से घुमाना चाहता है। प्रक्रिया पहले भी थी, पहले छिपे हुए थी, पहले विभिन्न देशों की सरकारों में जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे उनकी सहायताएं दी जाती थी, जैसे मनरेगा का हमने जिक्र किया, डंकल प्रस्ताव आया, डंकल प्रस्ताव का भी चर्चा कर दे। डंकल प्रस्ताव में भी जो टिप्स नामक उसके जो प्रस्ताव थे, स्टेट इलेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें पश्चिमी देशों ने यही कहा
भैया आपने हमारी तकनीक से, हमारे नए बीजों से, हमारी खाद से, हमारे मशीनों से अपना उत्पादन तो बढ़ा लिया, हमारी बुद्धि लगी हुई है इसमें, हमारा इंटेलेक्चुअल राइट्स लगा हुआ है, इसके बदले पर कुछ नहीं मिलता है। लिहाजा अब जब आप उत्पादन करेंगे तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल राइट यानी जो बौद्धिक अधिकार, बौद्धिक क्षमता जो लगी हुई है आपके बीज, खाद, तकनीक और तमाम चीजों में, उसका भी कीमत आप देंगे। और बीजें, तकनीक भी ऐसी रहेंगी कि अपने यहाँ उसका पुनर्उत्पादन नहीं कर सकते हैं। यानी इस आधार पर टिप्स का शुरू में लागू नहीं हो पाया, जनता का दबाव था। फिर 18-19 में, 20 में जब उन्होंने नए किसान कानून लाए, इसके तहत किसानों को, हिंदुस्तान के मार्केट को पूंजीपतियों के हाथ में उन्होंने स्थानांतरित करने की कोशिश की। वो प्रक्रिया भी उसमें नहीं चल पाई किसान आंदोलन की वजह से। अब इन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील कर दी, हिंदुस्तान का मार्केट अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। कहते हैं कि हमारी ट्रेड टैरिफ जो है 18% अमेरिका की, हमारी 0 है। उसके पहले भारतीय सामानों, किसी सामानों पर ट्रेड, वहां के आयात पर काफी अच्छा खासा कस्टम बैरियर लगा हुआ था। कस्टम ड्यूटी लगती ही इसीलिए थी कि देश के उत्पादों को, देश की फैक्ट्रियों को, देश की चीजों को बाहरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से बचाया जाए, ताकि वो सुरक्षित रखा जाए। तो इन्होंने मुक्त व्यापार कर दिया। अब मुक्त व्यापार में अमेरिका जो पूंजी का, वित्तीय पूंजी का कह लीजिए, या जो पूंजी निवेश की दुनिया में उसकी संपत्तियां लगी हुई हैं, उसका सरगना ही है, उसके बाद इतना विशाल पूंजी का भंडार है, उससे जब आप बराबरी के आधार पर कोशिश करेंगे व्यापार करने की, तो स्वाभाविक है वो व्यापार में आपसे 20 पड़ेगा। और जो हमारी संप्रभुता है, अमेरिका किस तरह से इस नई सरकार के आने के बाद भारत जैसे देशों की सरकारों को दबा रहा है, इसका तो खुला खुला उदाहरण हमारे ख्याल से जो भी थोड़ा बहुत अखबार पढ़ता होगा उसको पता चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में उसने 3 दर्जन से ज्यादा बार कहा कि हमने करवाया है समझौता। भारत सरकार की किसी भी आधिकारिक प्रतिनिधि को ये कहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, या यूं कहिए कि उन्होंने कहना उचित नहीं समझा कि आपने नहीं, मैंने स्वयं किया हुआ है उसका। ईरान से भारत की गैस पाइपलाइन बिछाने की परियोजना थी, अमेरिका ने कहा तुमको नहीं करना है परियोजना, वो परियोजना ठप कर दी गई। वेनेजुएला और उससे तेल लिया जाता था 2014 में, 2014 की बात है जब क्रीमिया पर उसने अटैक किया था। उन्होंने कहा वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दो, और कहां से, इन्होंने तेल लेना बंद कर दिया, रूस से तेल लेना बंद कर दिया, वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया। अब फिर कहने वेनेजुएला से तेल लो फिर लेंगे। यानी हमारी जो संप्रभुता है वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने उनके अधीन हो गई है। जो संप्रभुता की अवधारणा हमारे संविधान में रखी गई थी कि एक संप्रभु राष्ट्र है, अपने आंतरिक और बाहरी नीतियों का निर्णय खुद करते हैं, वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव के आगे, अमेरिका के दबाव के आगे, उनके दबाव में आके निर्णय ले रही है। हमारी व्यापार नीति भी है, हमारा कृषि क्षेत्र पूरी तरह से अमेरिकन क्षेत्रों के लिए खुल जाएगा। इसके पहले यूरोपियन देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। ये सारे जो स्वतंत्र व्यापार समझौते हुए हैं, मुक्त व्यापार के समझौते, उसको आपसे उनकी प्रतियोगिता के स्तर पर खड़ी कर देते हैं। उनके सामान फ्री आएंगे। उनके यहाँ बड़ी बड़ी पूंजीवादी ढंग से खेतियां होती हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनीकृत खेती है, तो लिहाजा उनका उत्पादन सस्ता पड़ेगा। वहां की सरकारें अपने किसानों को काफी रियायतें देती हैं, तो हम उससे प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। और अंततः होगा क्या, जो भाई साहब किसी ने भी कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ही बुरी हालत है। पहले तो हम केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, अब स्थिति ये हो गई है कि भारत जैसे जितने भी देश हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे तमाम देशों के एक सामूहिक रूप से गुलाम हो गए। उनकी सारी नीतियां कहने को आपस में उनके थोड़े बहुत अंतर विरोध है, लेकिन हम लोगों के खिलाफ जाती है। तो उसमें न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि हम तो ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इस तरह के देश हैं जिनका शोषण हो रहा है। एक उदाहरण है वेनेजुएला का, उसके राष्ट्रपति को उन्होंने रातों रात उठा लिया, और ऐसी धमकी वो ईरान को भी दे रहे हैं, कल भारत में भी कर सकते हैं वैसा। तो उसका हर तरह से प्रतिरोध होना चाहिए। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद पवन जी का। पवन जी ने बहुत सार्थक तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से जो मुक्त का व्यापार डील की जा रही है, उसके खतरे भविष्य में हमें कैसे झेलने पड़ेंगे। वेनेजुएला का एक बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। अब लगातार इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी इसकी बात करती रही, लगातार नीतियों पर आवाज उठाती रही। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे राघवेंद्र चौबे जी हैं। हम
उनसे भी समझना चाहेंगे कि किस तौर पे देख रहे हैं और कैसे प्रतिरोध की जरूरत है और बनारस की क्या भूमिका होगी ये भी। धन्यवाद विजय जी। निश्चित रूप से सबसे पहले आपने एक अच्छा और आवश्यक बैठक इसका चौपाल का आयोजन किया। इसके लिए मैं अपने पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित हमारे गुरु जी आदरणीय महेश विक्रम सिंह जी, जगन्नाथ ओझा जी, मनीष जी, हमारे अशोक जी, हमारे प्रसाद भूषण बाबू जी, तमाम हमारे सभी वरिष्ठ लोग, शंकर जी, यादव जी, सभी का जैसा मैं सुन रहा था भी बहुत ज्यादा मुझे लगा सबका सुनने के बाद थोड़ा अवसर आएगा तो और अगर मनीष व्यास सब, लेकिन जो एक वातावरण में आप सबको याद होगा कि 2008 में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह अमेरिका सबने न्यूक्लियर डील एक मनमोहन सिंह जी ने किया था। आप सबको याद होगा, सबको लगा कि मनमोहन सिंह जी झुक के, लेकिन उस डील और आज की डील का अंतर सब सारे बुद्धिजीवी लोग हैं और मुझे लगता है कि तुलना कर लें तो कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच सबकी सब आईने की तरह आप सबके सामने आ जाएगी। आज उन्होंने देश हित में किया और हिंदुस्तान के किसी भी संसाधन या किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना प्रभावित किए और हिंदुस्तान के गौरव की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी सरकार को दांव पे लगा करके, आप सबको याद होगा उस डील के बाद संसद में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उस मनमोहन सिंह जी उस अविश्वास प्रस्ताव को जीते और आज सरकार नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बचाने के लिए एक ऐसी डील, ट्रेड डील, जो कि हम लोग केवल नाम, उसमें क्या क्या विषय है अभी किसी को नहीं मालूम और न ही भारत का कोई प्रतिनिधि अभी तक बैठ करके उस डील पे साइन किया है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो छोटा भाई के नाते और आपका शिष्य ने मुझे टोक दीजिएगा। एक अघोषित डील कि अमेरिका जो ऑर्डर देगा उसे हमको स्वीकार करना पड़ेगा और हमारी जो जिन साधनों पे हमारे किसानों का अधिकार है। एक तरफ आपने याद दिलाया, अच्छा यहाँ भुखमरी आई, इंदिरा जी ने उसमें हरित क्रांति ला करके इस देश में का अन्न के क्षेत्र में एकदम अग्रणी कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो आज हमारे किसानों को अमेरिका के किसानों की सरपरस्ती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो आएंगे, जबकि अमेरिका अपने किसानों के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। हम तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि जहां तक मेरी राजनीतिक सोच है, ये हिंदुस्तान को एक तरह से गिरवी रखने का ये डील है। सीधे सीधे हमारी संप्रभुता, हमारे स्वाभिमान को चुनौती देते और केवल इसलिए कि हम अमेरिका के को खुश कर सके। मुझे तो कहने में राजनीतिक चौपाल भी है और मुझे जहां तक मेरा अनुभव है या मेरी समझ है, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प जी को एक कार्यकाल का गैप बना और इस बार फिर से वो निर्वाचित हुए, मुझे लगता है कि वो अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान को भी बर्बाद करने का सपना देखते हैं। अमेरिका को तो बर्बाद वो कर ही रहे हैं, एक दूसरी छवि पूरे विश्व समाज के सामने, वैश्विक स्थिति अमेरिका की दूसरी छवि एक तरह से बिल्कुल पेश हो रही है कि आप किसी भी देश के राष्ट्रपति को एक अपराधियों की तरह, जैसे पुलिस अपराधियों को उठाती है उस तरह उठा कर ले जाके आप गिरफ्तार कर ले। तो ये सब आज के 21वीं सदी में मुझे लगता है कि ये सब बहुत निंदनीय और भारत हम लोग को सोचने की जरूरत है। और बनारस तो प्रधानमंत्री जी का केंद्र है, यही के लाल थे जो बोले थे एक टाइम खाएंगे लेकिन हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और यहीं से जीता निर्वाचित सांसद पूरे विश्व पटल पे हिंदुस्तान को शर्मसार कर रहा है। यहाँ के लोगों को रोज मुझे लगता है कि प्रतिदिन अपनी चुनौतियों से तो लोग हर वर्ग, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, बेरोजगारी से झेल रहा है। बनारस में बुनकरों का क्या हाल है आप सबसे छुपा नहीं है, गरीबों का क्या हाल है आप सबसे छुपा नहीं है, किसानों का क्या हाल है बनारस से आप उनकी नीति देख लीजिए, चारों तरफ रामनगर से लेके पूरा लंका तक, इधर आपका मोहन सराय से लेकर के वैरवन सब आप सब लोगों ने संघर्ष किया है, कुछ छुपा नहीं है आप सब लोगों से। काशी द्वार के नाम पे
जो लोग उसकी आवाज उठा रहे हैं उनके यहाँ पहरे लगे हुए हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं घर से। तो हम किस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। और दम्भ, जिसको जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा है। कल पीठासीन है, पीठाधीश्वर है, सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सनातन की जो व्यवस्थाएं हैं वो शंकराचार्य जी को ही चुनौती पेश कर रहे हैं। वो अब जारी करेंगे कि कौन संघ बताएगा कि शंकराचार्य कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो शंकराचार्य माना जाएगा, जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो देशभक्त माना जाएगा, जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो मीडिया मानी जाएगी, जिसको नहीं देंगे वो इनके नजर में गद्दार माने जाएंगे। उसकी बात सुनेंगे नहीं, उसको जेल में रखेंगे। और सारे लोग यहाँ, मुझे लगता है कि सभी लोग कहीं ना कहीं से प्रताड़ित है। तो इस ट्रेड डील का भरसक जितना हो सकेगा हम बनारस की सरजमी से, बनारस की धरती से पुरजोर विरोध करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और आज आपने एक अच्छा आयोजन करके एक जागरूकता के लिए जो प्रयास किया है, मैं पूरे अपनी साचिया टीम के सभी सम्मानित भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।